4,715 अरब रुपए के रिकॉर्ड तरक्याती बजट की तजवीज, वो भी एक ऐसे वक्त में जब मुल्क कर्जों के बोझ तले दबा है। आप समझते हैं कितने बड़े तरक्याती बजट का जवाब समझ आता है और ये पैसा आएगा कहां से? जी, ट्रेडिशनली अगर आप देखिए हमारा बजट, तो जो रेवेन्यू स्ट्रीम आती है उसमें 50% तकरीबन चला जाता है कर्ज की अदायगी में। जी। अभी हमारे सिक्योरिटी की सिचुएशन भी ऐसी है कि उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी पैसा जाएगा। फिर पेंशन और तनख्वाहों में चला जाता है। तरक्याती बजट ट्रेडिशनली मल्टीलैटरल बैंकों के कर्जों से आता है, तो उसको आप यूटिलाइज करते हैं क्योंकि वो सस्ता लॉन्ग टर्म कर्ज होता है। ये जो तरक्याती बजट है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझने की नंबर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम नंबर पे बात करते हैं। जी। ये उसके आउटकम पे है कि आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करते हैं कि मुल्क की जो क्रिटिकल लाइफलाइन है, यंग पॉपुलेशन है जिसको जॉब्स चाहिए, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट है, जिसके अंदर आप इसको आगे लेकर जाएं ताकि एक्सपोर्ट हो सके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। अगर तो ये बजट वहां जाता है तो डजंट मैटर कम नंबर है, फ्यूचर में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये बजट पॉपुलर पॉलिटिकल स्कीमों पे जाता है, एमएनएस को जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जाता है, फिर इट्स बिजनेस एज यूजुअल। सही। अच्छा हारून साहब, पहले बजट पेश करने की तारीख 5 जून आई, फिर 10 का बताया गया, मजीद ताखीर की इतलात हैं। वो कौन सी अहम तरीन पॉइंट्स हैं जहां हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान अभी भी डेडलॉक चल रहा है? जी, किसी भी पॉलिसी की डायरेक्शन के लिए हुकूमत को कोई तारीख पहले अनाउंस नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो 100% श्योर ना हो, क्योंकि मार्केट्स के अंदर हुकूमत के एक्शंस की प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं कि जी तारीख अभी फाइनल नहीं है, उससे फिर शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। जैसे अभी कि जी क्या वजह हो गई, आईएमएफ हो गया, कोलिशन पार्टनर्स नहीं मान रहे, अभी कुछ रहता है, उससे फिर मार्केट्स और इन्वेस्टर्स अपने फैसलों को होल्ड कर लेते हैं, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। देखिए, आईएमएफ के साथ जो बाजार दिखाई देता है और जो मेरी बातचीत होती है, उनकी 2-3 कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि सूबों का जो बजट का सरप्लस आता है उसको फेडरेशन को वापस करने की एक कंडीशन है। अब हम एक फेडरेशन है, जब तक सूबे और फेडरेशन इसके ऊपर अग्री नहीं करते, हम आईएमएफ को कमिट नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि बड़ा सीरियसली एग्रेसिवली वो कह रहे हैं कि आप टैक्स नेट को बढ़ाएं, और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए खासतौर पे ज़राअत की इनकम पर सूबे का बहुत बड़ा रोल है। वहां पर निगोशिएशंस चल रही हैं, क्योंकि सियासत ये कहती है हमारी कि जब आप तीसरे चौथे साल में आ जाते हैं तो उस वक्त फिर हुकूमत सख्त फैसले लेने से घबराती है। सही। अच्छा हारून साहब, पीएसडीपी में जो 200 अरब का इजाफी फंड रखने की तजवीज दी गई है, क्या ये फंड्स वाकई सूबों और विफाक के पायदार मंसूबों पर लगेंगे या ये सिर्फ सियासी असर और रसूख की नजर हो जाएंगे? जी, ट्रेडिशनली तो पीएसडीपी जो है हमारा, मेजॉरिटी ऑफ पीएसडीपी गोज टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता भी है, लेकिन सड़कें बनाई जाना, पुल बनाए जाना, अंडरपास बनाए जाने से लोगों को रोजगार तो नहीं मिलता है, ना ही हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है। मेरी हमेशा से राय रही है, अब भी यही है कि पीएसडीपी को अलाइन करें जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस है। लेकिन हमारी फॉल्ट लाइन है कि हमारी एक इकोनॉमिक ग्रोथ ढांचा जो मईशत का है एक जगह रुका हुआ है। हमें इसको प्रोडक्टिव सेक्टर्स को प्रमोट करना है। प्लानिंग कमीशन दुनिया में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो रही है। इंडिया ने 2014 में अपना प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया था। अब प्लानिंग की जाती है, फेडरेशन के सूबों की अपनी प्लानिंग होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंसेंटिव देने की जरूरत है। अब ये पीएसडीपी, अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो नजर आएगा कि ये किस सिमत में जा रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनली क्योंकि हमारी सियासत ऐसी है कि कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं वो compete करती हैं रिसोर्सेज के लिए, वहां पर मसाइल पैदा होते हैं। सही। अच्छा हारून साहब, आपकी रीडिंग्स क्या हैं? हमेशा की तरह क्या इस बार भी सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर ही डाला जाएगा और टैक्स नेट में ज़राअत और रिटेल सेक्टर जैसे बड़े मगर गैर टैक्स शुदा शोबों को शामिल करने की राह में क्या कोई रुकावटें हैं?
जी, बजट दो तीन तरह के होते हैं। एक ग्रोथ का होता है, ये ग्रोथ का बजट नहीं दिखाई दे रहा। एक अकाउंटिंग और स्टेबलाइजेशन का होता है, प्रिटी मच ये बजट उस तरफ है क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम में हम स्टेबलाइजेशन में हैं। जी जो आपकी बात का जवाब ये है कि अब वक्त आ गया, अब हुकूमत के पास चॉइसेस ज्यादा नहीं है। जैसे इन्होंने, आपने देखा है, एक फिक्स टैक्स की स्कीम दी है रिटेलर्स को, पहले भी आती रही है, लेकिन जो शोबाजात हैं जो आपने जिक्र किया, इसमें रिटेल है, इसमें ज़राअत है और इसमें रियल एस्टेट भी शामिल है। अगर हम ज्यादा शायद ना कर पाए सियासत की वजह से और कैपेबिलिटी की, लेकिन इस दफा इन 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 सेक्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ इनको टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा। मैं एक मिसाल देता हूँ, जी 18% ऑफ जीडीपी बिलोंग्स टू रिटेल और 1% इज द कंट्रीब्यूशन और लेस देन 1% टू द टैक्स, जबकि इंडस्ट्री तकरीबन इतनी है और वो जो है 50% से ऊपर कंट्रीब्यूट करती है। तो बहुत ज्यादा मिसमैच है। अब हुकूमत को इतना ज्यादा फंड का प्रेशर भी है, लोगों का भी है, अपना भी है फिस्कल स्पेस का, तो इनको खोलना तो पड़ेगा। लेकिन मुझे ये सफेद पोश तबका, मिडिल इनकम, फिक्स्ड इनकम के लिए एक मुश्किल बजट और मुश्किल साल दिखाई दे रहा है। यूटिलिटीज की कीमत बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी नहीं बढ़ पाएगी, तो इनको चॉइसेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही चॉइसेस करनी पड़ेगी। हारून साहब, जिस तरह से बातें भी हो रही हैं कि एफबीआर का जो टारगेट है वही हासिल नहीं हो पाता, तो फिर हुकूमत जो है वो पेट्रोल से या फिर किसी और तरह से जो है वो टैक्स वसूल करके वो टारगेट जो है वो पूरा कर रही होती है, ख़जाना भर रही होती है। तो सर, इस बार आईएमएफ का भी दबाव है कि आपको लगता है कि जो पहले से टैक्स नेट के अंदर है उन्हीं पर दबाव बढ़ेगा, सैलरीड क्लास पर कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है या टैक्स बढ़ेगा, और क्या जो रेडियस है उसको वसी किया जाएगा इस बार? जी, पहली चीज तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा ज्यादा इन्हिसार इनडायरेक्ट टैक्सों पर है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जी ऑन टॉप ऑफ दैट ये है कि जो कंप्लायंट है, जो सिस्टम में है, उसको स्क्वीज करना आसान होता है क्योंकि वो नेट के अंदर आ जाता है। सो सारे इंसेंटिव ये है कि आप हुकूमत के फॉर्मल एफबीआर के नेट में ना आइए। लेकिन इस दफा जैसे मैंने अर्ज किया कि इनको ये नेट बढ़ाना पड़ेगा। एफबीआर स्ट्रगल कर रहा है बहुत सीरियसली उसी कंप्लायंट्स के से ज्यादा टैक्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सैलरीड के लिए इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट आएगी और वो बजट जब बनता है तो बजट में जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन आप वैसे ही एड अप कर देते हैं, सही। तो उससे ज्यादा रिलीफ सैलरीड क्लास को मिलती दिखाई नहीं देती। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर मैं ज्यादा वरीड हूं क्योंकि हैवी टैक्सेशन की वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट का सेक्टर है उसकी कंपेटिटिवनेस हिट कर रही है। बाकी ममालिक ह्यूज टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं, वहां हमें सोचने की जरूरत है। सही, बहुत शुक्रिया हारून साहब आपके वक्त का।